मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने पाचन तंत्र की बात कर रहे थे। पाचन तंत्र के दो भाग रहे थे, जिसमें एक पार्ट आया था आपके पास बड़ा आहार नाल और दूसरा आया था आपके पास पाचन ग्रंथि। अब मानव शरीर में मुख्य रूप से 3 पाचन ग्रंथियां पाई जाती है, जो आहार नाल से कहा होती है बाहर, जिसमें सबसे पहली ग्रंथि अपन के पास आई थी कौन सी? लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि के पास आई थी कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। और तीसरी आई थी कौन सी? अब सबसे पहले अपन ने कल बात की थी लार ग्रंथि। पहली बार लार ग्रंथि स्थिति देखो कहाँ है, तो ये ग्रंथि मुख वहां में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मुख वहां में पाई जाती है। कार्य क्या है इसका? इसका स्राव करना, लार का स्राव करना। अब लार किसका बना है? तो लार में क्या कहता है? जल प्लस श्लेष्मा प्लस एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है लार में? एमाइलेज। अब लार में उपस्थित जो जल है वो जल भोजन को गिला हुआ नम बनाता है। श्लेष्मा जो है भोजन को चिकना बनाता है। और एमाइलेज एंजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में है। उस स्टार्च का क्या करता है? जल अपघटन करके पाचन करता है। अब मुख में पाई जाने वाली जो लार ग्रंथि है, उस लार ग्रंथि को कितने भागों में विभाजित कर दिया? 3 भाग। नंबर फर्स्ट कर्णपूर्व लार ग्रंथि। नंबर 2 अधोजम लार ग्रंथि। तीसरा है अधोजीवा लार ग्रंथि। ये तीनों ही ग्रंथियां जो कर्णपूर्व ग्रंथियां हैं वो कहां पाई जाती है? गाल या चिक्स में पाई जाती है। अधोजम जबड़े में पाई जाती है। अधोजीवा जीभ के नीचे पाई जाती है। ये अपने पास होने पहले कौन सी ग्रंथि बड़ा? लार। दूसरी है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय जो ग्रंथि है एक यू आकार 6 से 8 इंच लंबी ग्रंथि है, जो कहां? आमाशय के नीचे वह ग्रहणी के बीच पाई जाती है। तो अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति क्या होगी बेटा? ये ग्रंथि यू आकार की 6 से 8 इंच लंबी ग्रंथि जो आमाशय के नीचे व ग्रहणी के बीच पाई जाती है।
प्रकार की ग्रंथि का अर्थ क्या है? जिस ग्रंथि या जो ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों कार्य करती है, ऐसी ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा अपन ने? वह ग्रंथि जो अपने स्राव को रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है, उसे अपन अंतःस्रावी ग्रंथि। और बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वह ग्रंथि जो अपने स्राव को लक्ष्य अंग तक किसी नलिका की सहायता से ट्रांसफर करती है, स्थानांतरित करती है, उसे अपन क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। अब अपने पास लाल ग्रंथि है, ये एक इस प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि, इस प्रकार की बहिस्रावी यानी कि नलिका के माध्यम से गुहा के अंदर लाल का स्राव करती है। जबकि अग्नाशय जो है वो एक निश्चित प्रकार की ग्रंथि है, अर्थात ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और किसका कार्य करती है? बहिस्रावी ग्रंथि का भी कार्य। अब अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जिस पदार्थ का क्या कहता है? स्राव कहता है, उसे अपन कहते हैं हार्मोन। उसे क्या कहते हैं? हार्मोन। अब जो अग्नाशय ग्रंथि है वो मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और साथ में किसका बेटा? बहिस्रावी ग्रंथि का। और अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जिस पदार्थ का स्राव होता है उसे अपन क्या कहते हैं? हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है। एक का नाम है बेटा इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकेगोन। अब अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय किसका स्राव कर रही है बेटा? इंसुलिन व ग्लूकेगोन। इंसुलिन व ग्लूकेगोन दोनों हार्मोन रक्त के अंदर शर्करा का नियंत्रण करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये इंसुलिन व ग्लूकेगोन हार्मोन का स्राव करती है, जो रक्त के अंदर किसका नियंत्रण करते बेटा? ग्लूकोज या शर्करा के स्तर का बेटा नियंत्रण करते हैं। अब ये जो पूरी कहानी है ये तो अपन पढ़ेंगे इसी लेसन में आगे। अपन को इस लेसन में किसके रूप में पढ़ना है बेटा? बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में। बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय ग्रंथि किसका स्राव करती है? अग्नाशय रस का स्राव। अब जो अग्नाशय रस है उस अग्नाशय रस में जल, कोमा, सारी प्रकृति की आयन व विभिन्न प्रकार की पाचक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजन, कोमा, काइमोट्रिप्सिनोजन, कोमा, प्रोकार्बोक्सी, पेप्टिडेज, कोमा, एमाइलेज, कोमा, लाइपेज, कोमा, न्यूक्लियस जैसे एंजाइम पाए। क्या कहा अपन? पाचक ग्रंथियों में अपने पास
प्रकार की पाचक ग्रंथि मूल आती है जो आहारनाल से बाहर होती है, जिसमें पहली आ गई कौन सी, लार ग्रंथि, दूसरी आ रही है कौन सी बेटा, अग्नाशय ग्रंथि। ये अपने डायग्राम लाइन करना, ये आपके पास होगा बेटा कौन सा, आमाशय, ये पार्ट में हो गया आपका कौन सा भाग बेटा, ग्रहण। यहाँ वाले भाग में ये कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बेटा, अग्नाशय ग्रंथि। ये यू आकार की 6 से 8 इंच लंबी ग्रंथि है जो आमाशय के नीचे व ग्रहणी के बीच पाई जाती है। किस प्रकार की ग्रंथि है, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित प्रकार की ग्रंथि का क्या था, वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का कार्य करके उसे बोला जाता है मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या था, जब कोई ग्रंथि अपने स्राव को जो कोई पदार्थ छोड़ती है उस पदार्थ को लक्ष्य से अंत तक रक्त की सहायता से इस तरह की ग्रंथि है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि किसे कहा था, जब कोई ग्रंथि अपने स्राव या रस को नलिका के माध्यम से लक्ष्य तक स्थानांतरित करती है तब उसे क्या कहते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि। अब जो अग्नाशय है वो एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, अर्थात कुछ पदार्थों का ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में स्राव करती है और कुछ पदार्थों का बेटा किसके रूप में, बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में स्राव करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जिन पदार्थों को रक्त में छोड़ा जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, हार्मोन। अब अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय ग्रंथि दो हार्मोन का स्राव करती है जो मैंने अभी नाम लिखे थे, कौन से बेटा, इंसुलिन और दूसरा कौन सा है, ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन का कार्य क्या है, रक्त में शर्करा या ग्लूकोज का लेवल नियंत्रण करना। बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये किसका स्राव करती है, अग्नाशय रस का। अग्नाशय रस में क्या क्या पाया जाता है, जल, सारी प्रकृति के आयन या लवण व विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम। अब अग्नाशय रस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम कौन-कौन से होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। ये सारे एंजाइम को के नाम आपको क्या रखने पड़ेंगे बेटा, याद रखना। अब अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस किसके रूप में स्रावित होता है बेटा, बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप। किसके रूप में, बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में। बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में हो रहा है, इसका मतलब अपने रस को किसकी सहायता से नलिका के माध्यम से कहां भेजेगी, लक्ष्य अंग पर। अब अग्नाशय ग्रंथि का लक्ष्य अंग कौन सा भाग होता है, ग्रहण। कौन सा भाग होता है, ग्रहण। अब अग्नाशय रस को किस में ट्रांसपोर्ट भेजेगी, ग्रहणी में, किसकी सहायता से, नलिका की सहायता से। उस नलिका को अपन कहते हैं अग्नाशय वाहिनी। क्या कहते हैं, अग्नाशय वाहिनी। तो किसकी सहायता से, अग्नाशय वाहिनी की सहायता से ये अग्नाशय रस को किस में स्थानांतरित करते हैं, ग्रहणी में स्थानांतरित। अब आपके पास तीसरी ग्रंथि आती है, कौन सी बेटा, यकृत। तीसरी ग्रंथि कौन सी आती है, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। स्थिति यकृत ग्रंथि तलुपट के नीचे उदर गुहा में पाई जाती है। अब ये आपके पास क्या था, ग्रास था। ये आ गया आमाशय, ये बन गई ग्रंथि, ये आ गया तलुपट। अब तलुपट क्या है, तब आपके पास एक
देहकुआ। देहकुआ का अर्थ क्या होगा? तो अपने शरीर की भित्ति को कहते हैं देह। ये जो अपने शरीर की वाल है या दीवार है, इस दीवार को कहते हैं देह भित्ति। देह भित्ति के अंदर मुंह से लेकर गुदा तक क्या पाया करना? आहार नाल पाया जाता। आहार नाल में देह भित्ति के बीच क्या पाया करना? खोखला भाग पाया है। आहार नाल में किसके बीच? देह भित्ति के बीच खोखला भाग पाया है। इस खोखले भाग को क्या कहते हैं? देहकुआ। इस देहकुआ के लगभग मध्य भाग में एक पेशीय पल्ला पाता है, जो देहकुआ को दो भागों में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। इस पेशीय पल्ले को अपन कहते हैं तनुपट या डायफ्राम। अब देहकुआ के बीच ये तनुपट या डायफ्राम उपस्थित होने के कारण जो मानव की देहकुआ है, वो देहकुआ दो भागों में विभाजित है। तनुपट से ऊपर का देहकुआ का भाग कहलाता है कोशिकुआ, वक्सीकुआ। क्या कहलाता है? वक्सीकुआ। और तनुपट के नीचे का जो भाग है वो कहलाता है उदरीय गुहा। अब अपन ने क्या कहा? ये ग्रंथ अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। स्थिति कहाँ है ना? तनुपट के नीचे कहाँ पाई जाती है? उदर गुहा में। अब इससे ऊपर का ये जो खोखला भाग आएगा वो तो कहलाएगा वक्सीकुआ, और नीचे का ये जो भाग खोखला भाग बनेगा वो कौन सी गुहा कहलाएगा? उदरीय गुहा। अब जो ये ग्रंथ है वो तनुपट के नीचे, तनुपट के नीचे ये कौन सी ग्रंथि होगी बेटा? ये कहते ग्रंथि, जो कितनी पालियों में विभाजित होती है? दो पालियों में विभाजित होती है, जिन्हें दाएं पाली व बाईं ये ग्रंथ पाली कहते हैं। दाईं व बाईं ये ग्रंथ पालियों के अंदर 1 लाख की संख्या में लीवर के अंदर या लिवर के अंदर इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पाई जाती है, जिन्हें हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। इन हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर किसका निर्माण होता है? पीत रस का निर्माण होता है। अब ये ग्रंथ की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को अपन कहते हैं ये ग्रंथ पालिया या हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक या ये ग्रंथ पिंड कहते हैं। इन पिंड के अंदर किसका निर्माण होता है? पीत रस का निर्माण होता है। इस पीत रस को एक थैलेनुमा संरचना के अंदर क्या करता है? खोल जाता है, जिसे कहते हैं पित्ताशय। इसे क्या कहते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय में पीत रस का संचय होता है, जो पित्ताशय वाहिनी द्वारा किसमें स्थानांतरित होता है? ग्रहण में स्थानांतरित होता है। अब जो पीत रस है, इस पीत रस में विभिन्न प्रकार के लवण, जिन्हें पीत लवण व पीत वर्णक पाते हैं, लेकिन ये में या पीत रस में किसी भी
प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। ये आपके पास क्या हो बेटा, पाचक ग्रंथियां। अब दो पार्ट्स अपन ने बताए थे आपको, क्या कहा था बेटा, या तो अपने पास टॉपिक आया था पाचक तंत्र। पाचक तंत्र से पहले शब्द आया था पाचन। पाचन का अर्थ क्या था, जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं उसमें भोजन के जटिल घटक पाए थे। भोजन के जटिल घटकों का अवशोषण करने योग्य सरल अणुओं में पाचक एंजाइमों की सहायता से रूपांतरण होना क्या कहलाता है, पाचन। पाचन की प्रक्रिया जिस तंत्र द्वारा संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से संबंधित दो प्रकार के से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो पाचन तंत्र की संरचना, या पाचन की क्रिया। अब अपन ने कौन सा पार्ट पढ़ा बेटा, पाचन तंत्र की संरचना पढ़ी है। पाचन तंत्र कितने घटकों से मिलकर बना है, दो घटकों से। नंबर फर्स्ट आहार, नंबर 2 पाचक ग्रंथियां। अब संरचना अपन ने पढ़ ली, अब अपन को पढ़ना है क्या बेटा, पाचन की क्रिया। अब पाचन की क्रिया विधि पढ़ने से पहले आप सबको पता है बेटा, जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन कितने घटकों से मिलकर बना है, 7 घटकों से। नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 जल, नंबर 6 खनिज लवण, नंबर 7 खाद्य। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो बाहर निकलता है किसके रूप में, स्टार्च के। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा भोजन के कौन से घटक करता है, जटिल घटक। इन जटिल घटकों का किसकी सहायता से, पाचन एंजाइम की सहायता से अवशोषण करने योग्य सरल अणुओं में क्या करना, रूपांतरण करना, यही क्या कराता है, पाचन। अब कार्बोहाइड्रेट बना लेता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। स्टार्च भोजन का क्या है, जटिल स्वरूप है। इसके सरल स्वरूप किसमें स्टार्च को किसमें बदलना है, ग्लूकोज व फ्रूक्टोज। ये कार्बोहाइड्रेट का जटिल स्वरूप है और ये कार्बोहाइड्रेट की क्या है बेटा, सरल स्वरूप है। तो स्टार्च को पाचन एंजाइमों की सहायता से किसमें कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में, फ्रूक्टोज में। वसा भोजन का क्या है बेटा, जटिल घटक है, इसे पाचक एंजाइमों की सहायता से किसमें कन्वर्ट करना है, वसीय अम्ल प्लस किसमें बेटा, ग्लिसरॉल में रूपांतरण करना है। जो प्रोटीन है वो भोजन का जटिल घटक है, इसे पाचक एंजाइमों की सहायता से किसमें बदलना है,
स्टार्च को किस पर लगना, पाचक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज भी उत्पादन करना, वसा को पाचक एंजाइमों की सहायता से किस पर करना, वसीय अवरोध को ग्लिसरॉल पर बदलना, प्रोटीन को किसी सहायता से पाचक एंजाइमों की सहायता से किस पर बदलना, अमीनो अम्ल में बदलना ही क्या है, पाचन। जबकि विटामिन, जल, खनिज लवण ये भोजन क्या है बेटा, सरल सेवन है जिनका पाचन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनको अपना शरीर में प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, अवशोषण कर जाता है। अब अपन ने पॉइंट लिया बेटा पाचन की क्रिया की। पाचन की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, यांत्रिक विधि से व रासायनिक विधि से। यांत्रिक विधि का अर्थ क्या होगा, जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो दांतों की सहायता से भोजन क्या करते हैं, चबाते हैं, जिसके कारण भोजन के बड़े पार्टिकल्स इसमें डूब जाते हैं, छोटे पार्टिकल्स में डूब जाते हैं। ये तो हो गया कौन सा पाचन, यांत्रिक पाचन या पाचन की कौन सी विधि हो गई, यांत्रिक विधि हो गई। जबकि दूसरी तरफ रासायनिक विधि या रासायनिक पाचन का अर्थ क्या है, जो पाचन ग्रंथियों की सहायता से पाचक रस में पाचन एंजाइम आते हैं, उन एंजाइमों की सहायता से भोजन के जटिल घटकों का क्या करना, जल अपघटन करके उसे अवशोषण करने हो गए, सरल स्वरूप में रूपांतरण करना कौन सा पाचन कहलाता है, रासायनिक पाचन। जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को पाचक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में तोड़ना, वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ना, प्रोटीन को पाचक एंजाइम को सहायता से जल अपघटित करके किसमें तोड़ना, अमीनो अम्ल में तोड़ना। इस प्रकार का पाचन है रासायनिक पाचन। अब आहार के अलग अलग भागों में पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन भी उसी प्रकार से आएगा। तो सबसे पहला पार्ट अपन लेते हैं मुख गुहा में पाचन। जब भोजन मुख गुहा में पहुंचता है तो दांतों की सहायता से भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है, जिसके कारण भोजन के बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो किस में टूट जाते हैं, छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। ये तो मुख गुहा में भोजन है कौन सा होगा, यांत्रिक पाचन। उसके पश्चात भोजन के अंदर लार ग्रंथि द्वारा किसका स्राव कहता है, लार का स्राव कहता है। लार में उपस्थित जल भोजन को क्या बनाता था, नम बनाता है, जबकि लार में उपस्थित श्लेष्मा भोजन को के कणों को चिकना बनाता है। चिकने होने के कारण ये भोजन के कण आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़कर अर्ध ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं, जिसे अपन भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। इसके साथ लार में उपस्थित जो एमाइलेज एंजाइम है, वो एमाइलेज एंजाइम जो भोजन में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है, उस स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कर देता है किसमें, किसमें, मार्गों में। अब मुख भोजन के अंदर थोड़े ही समय के लिए रुकता है, जिसके कारण मुख के अंदर केवल कितने जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं उसके 30% स्टार्च का ही मार्कोज में क्या होता है, जल अपघटन होता है, क्योंकि भोजन कम समय के रुकने के लिए कारण यहाँ पाचन का जो परसेंटेज है वो भी बहुत कम होता है। फिर इसके पश्चात दूसरा पार्ट आता है किसके अंदर है, आमाशय में पाचन, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।